हेलो स्टूडेंट्स, ठीक ठाक है आप लोग? तो बेटा लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन ही तो करा था। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या पढ़ाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। मान लीजिए बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन बोले ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप, देन फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे डील करते हैं? तो ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप, देन फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पर बेटा इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ये समझना। तो यहाँ पर देखिएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम सॉल्व करेंगे। ए वेक्टर मेरे पास है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस, और बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप। तो इस तरह से i प्लस 2i इज 3i, यस 3i, एंड 2j प्लस 2j 4j, एंड वी हैव टू सॉल्व मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट होएगा, i की कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 एंड 25 का रूट 5। तो ये मेरे पास ये आंसर आया। तो हमने कैसे बनाया बेटा, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है बेटा, अब आराम से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया, आपको जाहिर सी बात है वही पुराना डायलॉग, वही सब कुछ, क्या करना पड़ेगा, नोट्स में लिखना पड़ेगा और रफ में दोबारा से रिवाइज करना होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, बड़े प्यार से और क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करें ना, क्वेश्चन करने से ही तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एप्लीकेशन जानोगे आप। तो चलो थोड़ा और ठीक ठाक क्वेश्चन लें। चलो अब देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या है बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर। सी वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप एंड सी वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है। देन फाइंड बी वेक्टर। अब बेटा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? ए वेक्टर मालूम है, सी वेक्टर मालूम है, हमें बी वेक्टर सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम बी वेक्टर कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम बोलेंगे सर ये क्वेश्चन बहुत इजी है ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए मुझे बी वेक्टर सॉल्व करना है, तो हम बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है ना। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको उठा के इधर लाया, ठीक है। चलिए अब सी वेक्टर की वैल्यू कितना दिया है? 4i प्लस 6j, ओके। ए वेक्टर कितना दिया है? i कैप माइनस 3j कैप, ध्यान दे रहे हैं, माइनस है तो ए वेक्टर आगे माइनस लगा दिया। अब देखो बेटा 4i माइनस i दैट इज 3i, 6j माइनस 3j दैट इज प्लस 3j। तो हम लोग को देखो ये बी वेक्टर सॉल्व हो गया। तो दिस इज आवर आंसर, है ना। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहो। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूँ सो दैट आपका मोरल बूस्टअप हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, है ना। तो चलिए
और बनाते बेटा, क्वेश्चंस बनाने से फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से, देखिए बिल्कुल ध्यान से। देखिए हम लोग क्वेश्चन करे ही जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितना करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अच्छा बेटा, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर वेक्टर की इक्वल, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर हुआ, एंड नाउ व्हेन बी वेक्टर बी डबल्ड, व्हेन बी वेक्टर बी डबल्ड, अगर बेटा हमने बी वेक्टर को क्या करा, डबल करा, देन when b vector be doubled, then the new resultant becomes perpendicular to a vector, then find, तो ऐसे कह रहा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर, एंड नाउ व्हेन b वेक्टर be doubled, then new resultant becomes perpendicular to b a वेक्टर, फाइंड r वेक्टर। r वेक्टर ये बेटा इसका मैग्नीट्यूड अपन को फाइंड करना है। पहली बात तो अपन ये सोचेंगे, पहले तो सोचेंगे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। हाँ मैग्नीट्यूड, अरे यार इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और हमारे पास थीटा नहीं गिवन है। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ओहो, अब तो देखना पड़ेगा। व्हेन बी वेक्टर बी डबल, यानी बी वेक्टर की जो लेंथ है मैग्नीट्यूड उसको डबल करना है, तो उनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। अरे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपन माने ए वेक्टर है और अपन माने ये बी वेक्टर है, तो आर वेक्टर ये होता है। ठीक है भाई, कह रहा बी वेक्टर को डबल कर दो, व्हेन बी वेक्टर बी डबल। अच्छा डबल करते हैं। ए वेक्टर ऐसे डबल, मतलब ये जो लेंथ है वो डबल करना है। ओ हो, अच्छा यहाँ तक 2b वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अरे यार ये तो गड़बड़ है, डायग्राम तो गड़बड़ हो गया, परपेंडिकुलर तो है नहीं। बोला व्हेन बी वेक्टर बी डबल्ड, यानी बी वेक्टर को डबल करा, तो न्यू रिजल्टेंट यानी ए वेक्टर और 2b वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री ऐसे खड़ा होना चाहिए था ना, ये लेटा होता ऐसे खड़ा होना चाहिए था। गड़बड़ हो गया यार, नहीं ऐसे नहीं, डायग्राम में मिस्टेक हो गया। अब क्या करें यार, अब क्या करें, मैं ही टीचर हूँ, मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको ठीक करता हूँ, देखो कैसे करेंगे। मैं समझ गया, बी वेक्टर इधर लेटा दो, देखो कैसे बता रहा हूँ। ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ऐसे सोच लो बेटा, ऐसे सोचो, और मानो ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच का एंगल थीटा, तो क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा? यस। अब बी वेक्टर को डबल कर दो तो एंगल वही रहेगा बेटा, डायरेक्शन तो वही है, केवल मैग्नीट्यूड डबल करना है। ए वेक्टर ये, अब ये लाइन की लेंथ थोड़ी सी खींच दो लंबी, ये 2b वेक्टर, तो देखिए ए वेक्टर इधर ही है, बी वेक्टर की केवल लाइन लंबी हो गई, एंगल तो वही रहेगा, थीटा रहेगा ना, थीटा। तो ये जो नया रिजल्टेंट होगा इन दोनों का हेड टेल मिल रहा है, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ, द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड a और इसका मैग्नीट्यूड 2b। अब ये बेटा एंगल होगा 180 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ ये कैसा ट्रायंगल बना? राइट एंगल ट्रायंगल। इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये कैसा? बेस, ये कैसा? हाइपोटेनियस। तो cos 180 माइनस थीटा
बताओ बेटा, अगर मैं इससे समझूं कॉस थीटा, जैसे यहाँ थीटा है तो ये कॉस 180 माइनस थीटा होगा, कॉस 180 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो a अपॉन 2b, ओके होगा कि नहीं होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, a अपॉन 2b, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2b, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस a अपॉन 2b। तो देखो मेरे को कॉस थीटा मिल गया ना, यही तो मुझे चाहिए था, इस वैल्यू को यहाँ उठा के रख देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, एंड फ्रॉम फर्स्ट, ओ भाई साहब बन गया, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड कॉस थीटा की वैल्यू माइनस a अपॉन 2b, 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल। अब कहाँ बनाएं, चलो एक काम करते हैं, यहाँ बनाते हैं ना, इसको मिटा देते इधर। तो r की वैल्यू फाइंड करनी है, r की वैल्यू, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस a इंटू ए स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर कट गया और बी स्क्वायर का रूट b। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, r का मैग्नीट्यूड, वो b के इक्वल होगा। अच्छा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा लगा ना? आपको धीरे धीरे मैंने मैच्योर करा, आपको धीरे धीरे समझदार बनाया, आपको मैंने धीरे धीरे समझदार बनाया, आपको इतने सारे क्वेश्चन करके आपके समझ को बढ़ाया, और जैसे ही आपकी समझ बढ़ी आपने ये क्वेश्चन सीखा। मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं पहले बनाता तो डर जाते आप लोग, लेकिन वेक्टर के साथ आप काम करते करते, रिवीजन करते करते, नया पढ़ते पढ़ते आप इतना मैच्योर हो चुके होते हैं कि अब ये क्वेश्चन आपको इजीली आ रहा होगा। थोड़ा दिक्कत होगा, नोट्स में लिखोगे, 2-3 बार रफ में खुद से करोगे क्वेश्चन, जैसा मैंने समझाया करोगे, आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, स्ट्रेटजी मेकिंग हो जाएगा। क्या है स्ट्रेटजी ऐसे, हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। तो ये काम, इस सवाल को कम से कम 3 से 4 बार करना है, एक बार नोट्स में और 2 बार तो मिनिमम से मिनिमम नोट्स में, सॉरी रफ में 2 बार तो कम से कम करना, खुद से करना, और गैप लेकर के घंटे 2 घंटे बाद फिर से बनाना इस सवाल को। बन गया खुद से तो समझ जाना आ गया आपको, नहीं बना अरे यार फिर देखना पड़ेगा, गड़बड़ हो रहा है फिर। समझ गए? चलिए ठीक, चलिए भाई ये सवाल आपने सीख लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, अब यहाँ पर बेटा बहुत आराम से सुनिएगा। सुनिए ध्यान से। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम लोग बेटा आगे थ्योरी पढ़ते हैं ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D, 3 डायमेंशन में। सबसे पहली बात 3D, 3D, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D, 3D को स्पेस भी बोलते बेटा, स्पेस में। अब यहां पर 3D में कंपोनेंट्स देखने हैं बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इजीली ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। 3D का मतलब आपको समझ में आ रहा है, आप सुनिएगा ध्यान से। पहली बात ये समझो बेटा कि अगर मैं कहूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस क्या इधर है? नहीं, ऐसे इधर, दिस इज द जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। अगर मेरे उंगलियों को ध्यान दो, दिस इज एक्स वाई एंड जेड, 3D में है बेटा, 3 एक्सिस है यहाँ पे, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये आराम से समझना, हर चीज़ समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, आराम से समझना हर चीज़। अब बेटा यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, ये ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ पर कोई वेक्टर प्लेन में नहीं है, जैसे एक्स वाई प्लेन में नहीं है, या एक्स जेड प्लेन में नहीं है, या वाई जेड प्लेन में नहीं है,
ये जैसे ये है तो मैंने ये चौक को वेक्टर समझा, ये वेक्टर ऐसे है, यूं ऐसे होता तो y और x एक्स वाई प्लेन में होता, ऐसे होता x और z एक्स जेड प्लेन में होता, ऐसे होता तो y और z वाई जेड प्लेन में होता, बट ये ऐसे है, ये ऐसे है बेटा ऐसे। तो अब हमें बताना है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ध्यान से समझना, बिल्कुल गौर से समझना, हमें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बताने हैं। तो एक बात बताओ, अगर आप फील करो, देखिए फील करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, 3D में है, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। अब ध्यान से देखना, मैं सामने ऐसे कर रहा हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अब ये वेक्टर ऐसे, ये देखो ये ऐसे, ये हेड है, ये क्या है बेटा, हेड। अब मैंने इसके कंपोनेंट देखने, तो एक कंपोनेंट एक्स की तरफ, एक कंपोनेंट y की तरफ और एक कंपोनेंट z की तरफ। इन तीनों वेक्टर के ऐड करने से ये वेक्टर बना, रिजल्टेंट वेक्टर। क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक x की तरफ, एक y की तरफ, एक z की तरफ। सो एक वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। रेक्टेंगुलर वर्ड कब बोलते हैं, जब कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वेक्टर 3 वेक्टर के ऐड होने से बना, एक x की तरफ, एक y की तरफ और एक z की तरफ। तीनों के ऐड होने से ये वेक्टर बना है 3D में ऐसे, x के साथ भी किसी एंगल पर है, y के साथ भी एंगल पर है और z के साथ भी किसी एंगल पर है। अब बेटा इसके तीनों कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करने हैं। अपन कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर मैं आपसे पूछता था बेटा कि अगर xy प्लेन में ये वेक्टर होता, xy प्लेन में ये वेक्टर होता ऐसे, अगर मैं बोलता था x कंपोनेंट बताओ, तो इसके टिप्स ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो दिस इज x कंपोनेंट, यही बोलते थे ना। यानी अगर मुझे x कंपोनेंट बताना है तो इसके टिप से, हेड से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये ऐसे, ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा, दिखाई दे रहा है, ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या होगा, x कंपोनेंट। अरे यार नहीं आया, ऐसे है, ये दिखाई दे रहा है वेक्टर, ये हेड है और ये x कंपोनेंट। मेरे को x कंपोनेंट बताना है, x एक्सिस है, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये एंगल मान लो x के साथ अल्फा, ये a है, इधर कितना आएगा, a cos अल्फा। y के साथ बीटा है, इधर कितना होगा, a cos बीटा। यहाँ साइन का यूज नहीं है, साइन थीटा का यूज नहीं है। एक्स वाई प्लेन में अगर मैं तुमसे बोलता था बेटा कि ये वेक्टर है a और ये थीटा है, तो आप क्या लिखते थे, इधर a cos थीटा, इधर क्या लिखते थे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस तरफ a sin थीटा। 3D में साइन थीटा का यूज नहीं होता है, क्यों नहीं होता, दिमाग लगाओ। ये ऐसे है a रिजल्टेंट। अब मेरे को x कंपोनेंट बताना है ना, देखो ऐसे मैंने पकड़ लिया x कंपोनेंट, तो ऐसे परपेंडिकुलर खींचोगे तो हम लोग बोलते हैं सर ये अल्फा है, तो a cos अल्फा तो इधर लिख दोगे, a sin अल्फा हमको y कंपोनेंट मिलता था, लेकिन नहीं, a sin अल्फा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि अल्फा के सामने ये साइड परपेंडिकुलर होता है, ये हमें कोई फायदा नहीं, हमें तो y कंपोनेंट बता रहा है। x कंपोनेंट cos में आएगा, लेकिन y कंपोनेंट साइन में नहीं आएगा, क्योंकि ये है, इधर है। इसलिए बेटा बहुत साफ साफ बात है, दिमाग लगाएंगे अगर हम, आराम से सुनेंगे, आराम से समझेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि बेसिकली मान लो ये वेक्टर है 3D में, ये वेक्टर किधर है बेटा, 3D में है, और माना कि देखिए ये वेक्टर है 3D में, आराम से समझना, ये वेक्टर है 3D में, और माना कि ये वेक्टर x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y के साथ बीटा एंगल बना रहा है और z के साथ गामा एंगल बना रहा है। x के साथ कितना बनाया, अल्फा। डायग्राम क्लियर है, ऐसे देखो, ये ऐसे x के साथ कितना अल्फा, y के साथ कितना बीटा, z के साथ कितना गामा। मुझे x कंपोनेंट कहेगा तो मैं क्या करूंगा, a cos अल्फा, a sin अल्फा से ये मिल जाए जो कि कोई काम का नहीं है। फिर y कंपोनेंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, तो a cos बीटा, z के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा, तो a cos गामा। तो अगर मुझसे कहेगा x कंपोनेंट बताओ, x कंपोनेंट बताओ, तो x कंपोनेंट अपन लोग डायग्राम में नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे करके ऐसे 90 डिग्री बनता है। तो ये जो कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा वो आएगा a cos अल्फा। रिजल्टेंट वेक्टर अगर a वेक्टर है बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड a है, तो यहाँ आएगा a cos अल्फा। अगर y कंपोनेंट कहेगा बेटा, बहुत आराम से समझना, तो y कंपोनेंट होगा a cos गामा बीटा, y के साथ कितना एंगल है, बीटा। z कंपोनेंट कहेगा बेटा,
तो ए जेड बराबर होगा ए कॉस गामा। तो देखिए एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट होगा ए कॉस बीटा और जेड कंपोनेंट होगा ए कॉस गामा। इस तरह से मैंने तीनों कंपोनेंट पता कर लिए। यहाँ साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा के टर्म्स में नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से बनेगा। तो अच्छा सा डायग्राम बनाइए ये, है ना, और उसके बाद ये लिख लीजिए एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। ठीक है, अब सुनिएगा बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें थिंकिंग लेवल बताऊंगा, आपको फील करना सिखाऊंगा, ये सुनिएगा। ठीक है, देखो बेटा, फील करो इस बात को, समझो इस बात को, फील करोगे तो क्लियर हो जाएगा। आपने क्यूब देखा है, क्यूब या क्यूबॉइड, पैरेललोपाइप जिसे बोलते हैं। अब जैसे देखिए मैं आपको फील कराता हूँ बेटा। देखिए जैसे ये क्यूब है, बिल्कुल आराम से समझना, ये क्यूब है, बहुत आराम से तो फील हो जाएगा। ये क्यूब है बेटा, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं बोलूँ ये क्यूब है, अब मैंने इस क्यूब का डायगोनल लिया, क्यूब का डायगोनल लिया। जैसे कमरा होता है तो ऊपर वाला ये कोना बिल्कुल नीचे वाला सामने वाला कोना मिलाएंगे तो डायगोनल होगा। तो मैंने क्या किया, ये लिया और सामने ये बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर ये, और यहां से ये ऐसे करके मिलाया। ठीक है, हम इसे रिजल्टेंट वेक्टर मानेंगे। या एक काम करो ना, ये मत लो, ये मत लो, देखो आपको सब समझ में आ जाएगा, ये मत लो। देखिए आप एक काम करो, इसे थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस एज्यूम कर लो, इसे वाई एक्सिस एज्यूम कर लो, और ये जेड एक्सिस इधर की तरफ, जिसे मैं यहां दिखा रहा हूं, जेड एक्सिस एज्यूम कर लो। ठीक है ना, आराम से समझना, बहुत आराम से समझना। अब मैंने बेटा ये जो है कोना और ये इधर की तरफ कोना, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ध्यान से देखना, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट पता है क्या आएगा। अगर आप खोपड़ी लगाओ, इफ यू हैव द खोपड़ी, तो एक्स कंपोनेंट आएगा ये यहां तक, ये आएगा वाई कंपोनेंट यहां तक, और ये आएगा जेड कंपोनेंट यहां तक। दिस इज एक्स कंपोनेंट, दिस इज वाई कंपोनेंट एंड दिस इज जेड कंपोनेंट। ध्यान से देखो, ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, ध्यान से देखो। ये वेक्टर कैसे, ऐसे यूं, है ना। जैसे ये कमरा है, लेट सपोज ये, तो ये कॉर्नर नीचे वाला, देखो नीचे वाला इधर की साइड, पीछे की साइड, ये ओरिजिन है, और ये ऐसे करके यहाँ तक आया है, अंदर ही अंदर। तो ये वाला जेड कंपोनेंट, ये वाला एक्स कंपोनेंट और ये वाला वाई कंपोनेंट, ये है बेटा। फील करो, ये ऐसे इधर की तरफ आ रहा है, ए वेक्टर देखो पीछे से, ये इधर की तरफ ऐसे आ रहा है। इसका एक्स कंपोनेंट ये देखो ना, इसके टिप से ऐसे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री का बनेगा एंगल है। आपको लग रहा है ऐसे, यूं ऐसे, ये यहां तक है तो एक्स एक्सिस पे ये 90 डिग्री ऐसे। तो ये कहानी ये है बेटा, बेसिकली ये है ना, एक क्यूब का डायगोनल 3D में ऐसे समझना है। डायगोनल एक्स कंपोनेंट ये, वाई कंपोनेंट ये, जेड कंपोनेंट, यही तो बोल रहा हूं। थोड़ा सा फील हो रहा होगा। ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है, और ये गामा एंगल बना रहा है। एंड वी हैव द कंपोनेंट्स एक्स, ए वाई एंड ए जेड। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं बेटा कि 3D में ये वेक्टर है और इसके 3 कंपोनेंट है, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। किसी वेक्टर के मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, एक एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ, एक जेड की तरफ, क्योंकि कंपोनेंट्स व्हेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, है ना। और इसकी वैल्यू हमने क्या लिखा, ए कॉस अल्फा। आपको ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, एक्स के साथ एंगल चाहिए, वाई के साथ एंगल चाहिए और जेड के साथ एंगल चाहिए। तो वी हैव द एक्स कंपोनेंट ए कॉस अल्फा, ए वाई का फॉर्मूला ए साइन बीटा, ए कॉस बीटा, और ये ए कॉस गामा, काम खत्म। ठीक है ना। तो एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट तीनों आपने सीख लिया कैसे सॉल्व करते हैं। आई बात समझ बेटा। तो ये मैंने आपको एक फील कराया, एक दिमाग में दिया कि ऐसा होता है बेटा। ठीक, चलिए अब सुनिएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अब अगर मान लो बेटा किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि इफ ए एक्स, ए वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट एंड ए जेड आर
given. ax, ay and az are given. then एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे x कंपोनेंट मालूम, y कंपोनेंट मालूम, z कंपोनेंट मालूम, तीनों ही मालूम है और हमें रिजल्टेंट पूछा जाए, मतलब वो वेक्टर जो कि 3 वेक्टर के ऐड होने से बना है, ये रिजल्टेंट पूछा जाए, यानी देखिए अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, पहले मुझे रिजल्टेंट मालूम था, एंगल मालूम था, x के साथ एंगल, y के साथ एंगल, z के साथ एंगल, और मुझे ये मालूम था तो मैंने x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट निकाल लिया। अब मैं इसका ठीक उल्टा कर रहा हूँ, x कंपोनेंट मालूम, y कंपोनेंट मालूम, z कंपोनेंट मालूम, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड बताना और एंगल भी बताना, x के साथ एंगल, y के साथ एंगल, z के साथ एंगल। तो देखिए a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप और az k कैप। तीनों वेक्टर को जोड़ूंगा बेटा तभी तो रिजल्टेंट मिलेगा। ax वेक्टर मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन i कैप, ay वेक्टर ay मैग्नीट्यूड ay डायरेक्शन y एक्सिस की तरफ j कैप, az मैग्नीट्यूड az और z एक्सिस की तरफ k कैप। अब अगर ये तीनों मालूम है बेटा, तो अगर मुझसे कहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर फाइंड करो, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर फाइंड करो, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, अंडर रूट i की कोफिशिएंट ax का स्क्वायर, ax स्क्वायर, j का कोफिशिएंट ay स्क्वायर एंड k का कोफिशिएंट az स्क्वायर। जैसे हम लोग वहां पे i और j करते थे, उसी तरह या i, j और k के टर्म्स में हो तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे। क्यों करेंगे भाई, फील कर सकते हैं आप सिंपल। अगर मैं बोलूं कि ये क्यूब है बेटा, या एक क्यूबॉइड है, दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप फील करो तो आप खुद बोलोगे हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि ये डायगोनल की लेंथ बताओ और मैंने बोला ये लेंथ है ax, ये लेंथ है ay और ये लेंथ है az, तो एक ही वैल्यू बताओ। तो सिंपली हम जानते हैं कि क्यूब का जो डायगोनल होता है वो लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का रूट। ये डायगोनल की लेंथ होगी a बराबर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इस तरह से डायगोनल की लेंथ होगी, क्योंकि रिजल्टेंट तो डायगोनल के लॉन्ग ही है, वही तो है यहाँ पर। यानी ये साइड ये साइड ये साइड गिवन है, a निकाल लेंगे, ये वही है। कितना सिंपल है, आ रही कि नहीं आ रही समझ में बात। तो ये हमारे पास बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर है। यानी आपको ऐसे याद रखना है कि अगर i j k के टर्म्स में, तो आपको बोलना है ये वेक्टर स्पेस में होगा, 3D में होगा, ये xy प्लेन में नहीं है, yz प्लेन में नहीं है, xz प्लेन में, ये 3D में है। यहाँ पर बेटा मैग्नीट्यूड पूछेगा तो अंडर रूट i की कोफिशिएंट का स्क्वायर x स्क्वायर, j की कोफिशिएंट का स्क्वायर ay स्क्वायर, k की कोफिशिएंट az स्क्वायर। इस तरह से हम लोग a वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अब आइए डायरेक्शंस ऑफ a वेक्टर की डायरेक्शन मिटा दे इसे। अब देखिए a वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, देखिए a वेक्टर की डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करते थे बेटा, जैसे मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2D, तो 2D में ये बोलते थे बेटा कि देखिए दिस इज x कंपोनेंट, जैसे x एक्सिस ये y एक्सिस। आपको याद होगा बेटा कि सपोज दैट दिस इज अ वेक्टर, है ना, इसका x कंपोनेंट इज ax, फिर यहाँ से टिप से इसे परपेंडिकुलर इधर ay, और अगर मुझे बोलता था कि x और ay गिवन है यार, x के साथ एंगल बताओ, तो हम लोग क्या बोलते थे, tan अल्फा लगा देते ना, tan अल्फा, और जिसके साथ एंगल बना रहा वो नीचे, इसको ऊपर, x के साथ x नीचे, x के साथ है तो x नीचे, ay ऊपर, ये एंगल बोलता था तो tan बीटा का फॉर्मूला लगाते थे। बट ये जो वेक्टर अब की बार यहाँ पर है 3D में, दैट इज ऐसे बेटा 3D में, नॉट इन xy प्लेन, तो tan अल्फा और tan बीटा का फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा। यहाँ tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा ऐसे नहीं यूज होता है। यहाँ पर देखो कैसे यूज होता है बेटा, बिल्कुल आराम से समझना। डायरेक्शन निकालना मतलब x y z के साथ एंगल फाइंड करना। पहली बात तो मेरी बात ध्यान सुनना, a वेक्टर की डायरेक्शन, जैसे मैं बोलूँ ये है, ये x, ये y, ये z। अब मैं बोलूँ ये a वेक्टर ऐसे है, डायरेक्शन बताइए, तो यानी x के साथ अल्फा, यानी बेटा ये एंगल अल्फा। अब tan अल्फा करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमें मालूम ही नहीं है ना,
हमें तो x कंपोनेंट मालूम है, फिर ये y कंपोनेंट ये वाला मालूम है, ये x ये और y ये मालूम है, हमें ये अल्फ़ा चाहिए। तो यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल ऐसे करते हैं। क्या अभी हमने पढ़ा है कि x कंपोनेंट a cos अल्फ़ा होता है, बताया था अभी, a cos अल्फ़ा पढ़ाया था। a इज़ क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि हमें मालूम हो चुका है। अगर ax ay और az मालूम है तो रिजल्टेंट निकाल चुके हैं मैग्नीट्यूड। हमें अल्फ़ा निकालना है तो हम क्यों ना ये फॉर्मूला लगाएं, ax बराबर a cos अल्फ़ा। तो हम बोलेंगे cos अल्फ़ा इज इक्वल टू x कंपोनेंट अपॉन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू cos इनवर्स ax अपॉन a। इस तरह से देखिए हमने x के साथ एंगल फाइंड करा। ये एंगल किसके साथ आया, विद x एक्सिस, यानी tan अल्फ़ा यहाँ यूज़ में नहीं आ पाएगा, tan अल्फ़ा आप नहीं कर पाएंगे, यहाँ cos अल्फ़ा से बनेगा। तो ये कैसे करेंगे, विद x एक्सिस के साथ अल्फ़ा फाइंड होगा, विद x एक्सिस, आराम से समझना। cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो गया, cos की पावर -1 ही नहीं, cos इनवर्स पढ़ते इसे। फिर बेटा cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ay अपॉन a। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स ay अपॉन a। दिस इज बीटा। ये किसके साथ आएगा, विद y एक्सिस आएगा, विद y एक्सिस। फिर बेटा देखिए आराम से समझना, z के साथ एंगल बताना है तो cos गामा az अपॉन ए। देखिए कितना आराम से, az बराबर a cos गामा, तो cos गामा az अपॉन ए। सो गामा इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स az अपॉन ए। देखिए ये कहानी है, ये विद z एक्सिस है। ये कहानी है बेटा। इस तरह से हमने, अगर हमें तीनों कंपोनेंट्स मालूम है तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड पढ़ लिया, और डायरेक्शन का मतलब होता है x, y और z के साथ एंगल फाइंड करना, और हमारे पास ये एंगल फाइंड करने का तरीका भी मिल गया। न्यूमेरिकल करेंगे हमें क्लियर हो जाएगा बेटा, घबराना मत, न्यूमेरिकल करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होना, परेशान तो बिल्कुल मत होना, न्यूमेरिकल करेंगे समझ जाओगे, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसे, ध्यान देना। यहां पर बेटा जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसको समझना। देखो बेसिक सी बात यह है कि cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा ये हम यूज कर रहे हैं। अल्फा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर x के साथ जो एंगल बना रहा है, बीटा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर y के साथ जो एंगल बना रहा है, और गामा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर जो z के साथ एंगल बना रहा है। तो बेसिकली cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा को जानते हो क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। यानी आपके क्वेश्चन में हो सकता है कहीं पर आके लिख जाए कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। तो अल्फा बीटा गामा नहीं पूछ रहा है, अल्फा बीटा गामा नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है cos अल्फा क्या होगा, cos बीटा क्या होगा, cos गामा क्या होगा, ये पूछ रहा है। और बेटा ये डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन क्या है, तो चलिए रिलेशन फाइंड करते हैं। देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, पता है क्या होता है, 1 होता है। आप बोलेंगे कैसे सर, प्रूफ करके दिखाओ। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 कैसे आएगा, देखो मैं प्रूफ करता हूं। देखो अगर आप ध्यान दो, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ax अपॉन a, अभी बताया ना, cos अल्फा ax अपॉन a। मन में याद रखो ax बराबर a cos अल्फा, तो cos अल्फा बराबर कितना होगा, ax अपॉन a। तो यहां लिखेंगे स्क्वायर है तो ax स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। cos स्क्वायर बीटा कितना होगा, ay स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। cos स्क्वायर गामा क्या होगा, az स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब a स्क्वायर हम एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। और याद करो अभी आपने पढ़ा था, याद करो अभी आपने पढ़ा था कि ध्यान देना, a बराबर मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि अगर तीनों कंपोनेंट मालूम है
तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बराबर ए होता है बेटा, अभी बताया था ना। स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो देखो रूट हटा दिया और इधर स्क्वायर कर दिया, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज व्हाट, कट के 1 बचेगा। तो प्रूफ हुआ कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 होता है। देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D, फिक्स्ड कहानी है इसकी, याद रख गए तो काम हो जाएगा, सवाल बन जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन करें, परेशान मत होना, बनाते हैं अभी क्वेश्चन, बिल्कुल बनाते हैं बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, बहुत इजी है। क्या ये बहुत इजी नहीं है? वेरी इजी, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। कोई परेशान नहीं होएगा, कोई परेशान नहीं होएगा। आप बोलेंगे सर कैसे बनेगा क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D पढ़ लिया, वीडियो एक बार फिर से देख लेना बेटा, ये वीडियो एक बार फिर से देख लेना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D, जहाँ से मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ एक बार पूरा सुनना, दोबारा सुनना, जिस कमरे में बैठे उस कमरे को फील करना, अबे ये कॉर्नर, अबे वो कॉर्नर, ये लाइन, अच्छा ये रिजल्टेंट, ये डायगोनल रिजल्टेंट, इसके 3 कॉर्नर, यो, ओहो ये कंपोनेंट 1 2 3 ये कंपोनेंट्स हैं, फील करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ फील करो उसको, अपने कमरे को देखो, जिस कमरे में बैठो वो कमरा तुम्हारे काम का है भाई, वो क्यूब है, वो तुम्हारे काम का, वो तुम्हें बताएगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D है बेटा। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है, कुछ एक आध दो सवाल करते हैं जिससे हम लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप, मान लो ये बोल दिया, बोला देन फाइंड मैग्नीट्यूड, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो आइए बनाते हैं। तो देखिए, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड। चलिए बताइए एक्स कंपोनेंट कितना है 1, आई का कोएफिशिएंट में 1 यानी एक्स कंपोनेंट इज 1, जे के कोएफिशिएंट में कितना 1 यानी वाई कंपोनेंट इज 1, के कैप का कोएफिशिएंट कितना रूट 2 यानी जेड कंपोनेंट इज रूट 2। तो पहले तो मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो क्या होगा अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर और k का कोएफिशिएंट रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। देखिए ये मैग्नीट्यूड आ गया, आया नहीं आया? डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या बोला था, अल्फा बीटा गामा फाइंड करने को बोला था ना। चलिए कॉस अल्फा करेंगे, कॉस अल्फा क्या बेटा, एक्स के साथ अगर एंगल है तो कॉस है ना, तो एक्स कंपोनेंट ऊपर अपॉन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे। देखिए ताकि एक्स बराबर कॉस अल्फा आ जाएगा ना, माइंड यूज करो, दिमाग यूज करो, ये है ना, यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्स कंपोनेंट कितना है, आई का कोएफिशिएंट 1 है 1 और ए की वैल्यू कितना है 2 है। अरे सर कॉस अल्फा 1/2 दैट इज अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री बना रहा है सर एक्स के साथ। कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए वाई कितना 1 और ए कितना है 2, सो बीटा इक्वल टू अगेन 60 डिग्री विद वाई एक्सिस। अरे कमाल हो गया भाई। फिर देखिए बेटा, फिर देखिए z के साथ एंगल कॉस गामा ए जेड अपॉन ए जेड रूट 2 अपॉन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, रूट 2 अपॉन 2 1/√2,
सो गामा इज इक्वल टू cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री विद z एक्सिस। देखिए ये कहानी आपको मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D पढ़ा दिया बेटा। अब इस वेक्टर में ज़्यादा नहीं बचा है, इक्विलिब्रियम जिसमें लामीज थ्योरम पढ़ाएंगे और मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, और ये चैप्टर फिनिश। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है। तो देखा आपने, टफ लगा आपको? नहीं, आसान है, इजी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसे आज जो पढ़ाया गया बेटा उसे अच्छे से पूरा देख लेना, रिवाइज कर लेना, जितने क्वेश्चन कराया उसको 2-3 बार कर लेना, रफ कॉपी में परफेक्ट बनो, परफेक्ट बनो। हो सकता अभी क्वेश्चन नहीं बने आपसे, लेकिन मैंने जितने क्वेश्चन कराए उसको 1-2 बार जरूर कर लेना, जिससे आप उन क्वेश्चनों में परफेक्ट हो जाओ। और डे बाय डे जैसे जैसे परफेक्ट होते जाओगे क्वेश्चन फिर बनने लगेगा, बहुत ईजिली बन लेगा, बहुत ईजिली बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।